हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत और आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इससे पहले हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ लिया है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लिया है, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के बारे में पढ़ लिया है और आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो 51A है, जिसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई कैसे गई, क्या जरूरत पड़ी कि हमको ड्यूटीज लेके आनी पड़ी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 1975 का टाइम था। 1975 में क्या हुआ था, तीसरी बार हमारी इमरजेंसी लगी थी। किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। 1975 के टाइम पे इंदिरा गांधी जी पीएम थी। उन्होंने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन जी से कहा कि एडवाइस देते हुए कहा कि इमरजेंसी लगानी होगी और उन्होंने रातों रात एकदम से 1975 को इमरजेंसी लगाई। एग्जैक्ट डेट क्या थी? तो थर्ड टाइम इमरजेंसी लगी थी और कब लगी थी? 25 जून 1975 को लगी। और कब तक लगी? तो 21 मार्च 1977 तक लगी। मतलब करेक्ट 2 साल तक इमरजेंसी लागू रही हमारे इंडिया में। इससे पहले भी 2 बार हमारे यहाँ इमरजेंसी इंडिया में लग चुकी है। कब कब? तो 1962 के टाइम पे इंडिया चाइना वॉर हुआ था तब, और 1971 में इंडिया पाक वॉर हुआ था तब। ये तीसरी बार इमरजेंसी थी जब 1975 के टाइम पे लगी थी और उस टाइम पे हमारे पास कोई भी फ्रीडम या राइट नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हैं तो फिर इमरजेंसी बीच में कहाँ से आई। 1975 के टाइम पे गवर्नमेंट जब कांग्रेस की थी तो उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए 1975 में बहुत के टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए। कौन कौन से चेंजेस किए? बहुत सारे मेन चेंजेस किए। उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज था, वो था फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने का। 1975 को गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि इंडियन सिटीजन्स को अपनी ड्यूटी का एहसास दिलाना ज़रूरी है और उस ड्यूटी का एहसास दिलाने के लिए कांग्रेस सरकार क्या लेके आई? एक कमेटी बनाई। कमेटी का क्या नाम था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या किया? अपनी रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशन में कहा कि हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नए चैप्टर को लेके आना होगा और उस नए चैप्टर में इंक्लूड करना होगा फंडामेंटल ड्यूटीज को, और उनकी ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और उस रिकमेंडेशन से 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर लिया गया। 1976 का ये कौन सा दौर है? जब इमरजेंसी का टाइम चल रहा है। तब क्या क्या जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए? तो एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 4A, पार्ट 4A में दिया गया है काय के बारे में? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इसके अलावा टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं और इसके अलावा आर्टिकल सिर्फ एक दिया गया है जिसमें पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्क्राइब किया गया है। कौन सा चैप्टर है? तो पार्ट 4A में दिया गया है। पार्ट 4 में अपन ने क्या पढ़ा था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 4A में क्या दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इसके अलावा कहाँ से कहाँ तक है? तो 51A से दिया हुआ है, तो 51A से J तक दिया हुआ है। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। इसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एक ड्यूटी और ऐड कर दी गई, यानी अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर हम बात करें कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल है, तो जी नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है, वो नॉन एनफोर्सेबल है। मतलब स्टेट के पास कोई बाउंड नहीं है या सिटीजन्स के पास कोई बाउंड नहीं है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज को माने ही, ये कंपलसरी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें और बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाया क्यों गया, ऐसा क्यों किया, तो इसके मेनली 2 कारण हैं। सबसे पहला कि वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, यानी जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज रहती हैं उन सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज को फंडामेंटल ड्यूटी एक तरीके से वार्निंग देता है। चाहे वो फ्लैग को जलाना हो, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करना हो, उन सारी चीज़ों पे रोक लगाने की, हमारी ड्यूटी को बताने की बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी।
इसके अलावा करता है रिमाइंडर ऑफ देयर ड्यूटीज। एक तरीके से ये हमारी एक रिमाइंडर दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी तरफ से कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं हम एज अ सिटीजन, हमारे इंडिया के प्रति। हम देश के नागरिक हैं, हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं उन चीजों को बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज में। और एक चीज और, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पर ही लागू होती है। अब हम जल्दी जल्दी एक एक करके हमारी सारी ड्यूटीज को पढ़ लेते हैं। ये सारी हमारी ड्यूटीज हैं जो कि एक एक करके दी गई हैं। तो पहली है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। यानी हमको पालन करना है किस चीज का, नेशनल फ्लैग का और एंथम का। मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट देनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि हमको रिस्पेक्ट देनी है काइकी को, नेशनल फ्लैग को और एंथम को। चेरिश और रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। यानी हमको रिस्पेक्ट देनी है किसको, हमारी जो स्ट्रगल रही है, हमारी फ्रीडम, हमारे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देनी है, चेरिश करना है उसको। अगला है हम अपहोल्ड सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी हमको बढ़ाना है, किस चीज को बढ़ाना है, हमारी सोवेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को। हमारी यूनिटी को मतलब एकता को बढ़ाना है, ये बात कहता है फंडामेंटल ड्यूटी। अगला है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विसेज। यानी हमारी कंट्री को डिफेंड करना है जब भी जरूरत पड़े। प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। यानी भाईचारे की भावना को प्रमोट करना है। अगला है प्रमोट रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। यानी हमको क्या करना है, प्रमोट करना है हमारे रिच हेरिटेज साइट को और जो मिक्स कल्चर है उसको भी प्रमोट करना है। अगला है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है। अगला है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। मतलब डेवलप करना है किसको, साइंटिफिक टेम्पर को और ह्यूमनिज्म। अगला है हमको सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को और एब्यूज करना है वायलेंस को। मतलब पूरी तरीके से खत्म करना है वायलेंस को। अगला है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। लास्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी कहती है, जब हम 86th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 की बात करते हैं तो हमने इसमें पहले भी बात की है। इसमें क्या जोड़ा गया था, फंडामेंटल राइट के 21A को जोड़ा गया था। आर्टिकल 20A क्या बात करता है, 21A क्या बात करता है, राइट टू एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। और अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी से 86th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की को पढ़ाने की जिम्मेदारी अगर स्टेट की है तो पेरेंट्स की भी उतनी ही ड्यूटी बनती है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। मतलब वो इनिशिएट करें कि वो एजुकेट हों। अब हम हमारी क्लास को यहीं विराम देते हैं और आज हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज समाप्त होती हैं। आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अच्छे से पूरी डिटेल वाइज वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से आए, कैसे आए, होता क्या क्या है उसमें, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से इंक्लूड करी है। इसके अलावा अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अमेंडमेंट्स के बारे में। अगली वीडियो रहेगी हमारी अमेंडमेंट्स के बारे में कि अमेंडमेंट्स कहाँ से आए, आर्टिकल 368 क्या कहता है, इसके अलावा सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं अमेंडमेंट्स में कि होता क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। और लाइन वाइज लाइन हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि आप लक्ष्मीकांत बुक है उसमें दिया गया है, टॉपिक वाइज टॉपिक हम उन चैप्टर्स को एक साइड से कवर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी गाइस, थैंक यू।